हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आइए हम अपने इस चैप्टर डायरेक्टिंग के 7th वीडियो पे चलते हैं। और इससे पहले जो हमने 6 वीडियोस में हमने क्या क्या कवर किया एक बार वो देख लेते हैं। हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में डायरेक्टिंग देखा, उसके फीचर्स देखे, हमने सुपरविजन फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन के बारे में बात की। फिर हमने सेकंड वीडियो में मोटिवेशन, थर्ड वीडियो में भी मोटिवेशन, उनके फीचर्स, इंसेंटिव्स, नीड हाई की थ्योरी, ये सब किया। उसके बाद हमने अपने फिफ्थ वीडियो में लीडरशिप, फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो नहीं फिफ्थ एंड सिक्स्थ वीडियो में हमने क्या किया था, लीडरशिप के बारे में देखा। तो अब हम अपने इस नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। इस वीडियो में हमें क्या कवर करना है? इस वीडियो में हमें कवर करना है हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एंड व्हाट इज दैट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? दैट इज कम्युनिकेशन। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। और आपके साल, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो आपका साल है 2020-21, उसके लिए इस टॉपिक में से, इस एलिमेंट कम्युनिकेशन में से काफी सारे टॉपिक्स हमारे डिलीट हो चुके हैं। तो जितना ये नॉर्मली होता है और बच्चों के लिए, आपके लिए ये टॉपिक उतना नहीं रहा। आपके लिए इसमें सिर्फ 3 टॉपिक रहे। वैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स, अराउंड 6 टॉपिक्स होते थे, बट आपके लिए इसमें 3 ही टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप, बात करना, बातचीत। और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉन्ग टर्म एक उसके लिए, किसी भी रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए हमारे को कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के बीच में अगर एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होएगी तो वहां पे कहीं ना कहीं एक जो इन्वायरमेंट होएगा वो इतना अच्छा, इतना ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन से बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी के साथ, हम और लोगों के साथ अपने जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी थॉट्स है, जो हमारी सोच है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी एजुकेशन है, हम अपने विचारों को दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और बेसिकली अब क्वेश्चन उठता है कि हमें कम्युनिकेशन करने की नीड क्यों पड़ती है, हमारे को कम्युनिकेशन का जरूरत ही क्यों है, हमारे को कम्युनिकेशन करनी ही क्यों है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर ये है कि कम्युनिकेशन की नीड इसलिए अराइज होती है कि जिससे दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन पॉइंट तक पहुंच सके। अब जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमें ये चैप्टर डायरेक्टिंग अच्छे से हो जाए। तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछोगे, फिर हम कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेट करके हम एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। और अभी हमारा वो कॉमन पॉइंट क्या है? अभी वो हमारा कॉमन पॉइंट है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर डायरेक्टिंग। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है? इस पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। कितने लोगों के बीच में? मिनिमम दो या उनसे ज्यादा लोगों के बीच पे, टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए। तो बहुत ही इजी है, इसको आराम से याद कर सकते हैं, जल्दी से याद करते हैं। क्या कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक बार फिर से बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक बार फिर से बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक बार लास्ट टाइम फिर से बोलेंगे, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मुझे याद नहीं हुआ, एक बार फिर से बोलेंगे, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक बार लास्ट में मेरे लिए, बस एक बार लास्ट में मेरे लिए बोल दीजिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो अब मेरे को पक्का यकीन हो चुका है कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। और जैसे हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, वो एक प्रोसेस है। और जब भी एक प्रोसेस की बात हो जाती है तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उस प्रोसेस के स्टेप्स। तो आइए अब हम इस प्रोसेस के स्टेप्स देखने जा रहे हैं। और एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मतलब अगर आप सोचोगे तो आप इस प्रोसेस को खुद ब खुद ही बना सकते हैं। तो आइए जरा हम इस प्रोसेस को समझते हैं। हमें ये जो टॉपिक है, ये इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे फॉर एमसीक्यूज, फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जितने भी ये स्टेप्स है, ये सारे आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस में आते हैं और आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है
उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको हम प्रोसेस नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली ये क्या है, ये एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं हम इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको फैक्टर्स कह सकते हैं। बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या फैक्टर्स है। तो अगर हम सोचे किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है या किस इंसान की जरूरत है, सबसे पहले हमें जरूरत है एक ऐसे पर्सन की जो कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, जिसके मन में कुछ है जो वो किसी और तक पहुंचाना चाहता है। और ऐसे पर्सन को जनरली क्या कहा जाता है, ऐसे पर्सन को जनरली कहा जाता है सेंडर। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सोर्स भी कह सकते हैं इसको हम, ये कम्युनिकेशन का, हमारे कम्युनिकेशन का सोर्स है। या फिर इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। इसने हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को ओरिजिनेट किया, इसने हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो बेसिकली 1 मार्कर्स हो गए, हु इज द सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो आपको छूटते ही आंसर मिलना चाहिए। द आंसर सेंडर इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये वो एक इंसान है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जैसे अभी हमारी कम्युनिकेशन में मैं सोर्स हूं क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया। अब क्या हुआ सेकंड स्टेप, कि इस सेंडर के पास कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो वो आप तक या किसी और तक पहुंचाना चाहता है। तो इस मैसेज को हम क्या कह सकते हैं, इस मैसेज को हम कह सकते हैं ये कंटेंट है, ये कंटेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। बेसिकली ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई आइडिया हो सकता है, ये कोई सजेशन हो सकता है, ये कोई फीलिंग हो सकती है, ये कोई नॉलेज हो सकती है, ये कोई फैक्ट हो सकता है, ये कुछ भी वो चीज हो सकती है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहता है। जैसे इस वक्त हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस पे जो मेरी नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर डायरेक्टिंग है, वो मेरा मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा मैसेज हो गया। और मैसेज किसके पास होता है, सेंडर के पास होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो हमने यहां लिखा है। बेसिकली बच्चों पता नहीं एनसीईआरटी में ये स्टेप ऐसे ऊपर उठा के क्यों लिख दिया। जब आप आपको थोड़ा सा बता दूं, जब आप हायर स्टडीज करोगे, बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, तो वहां पे भी हमारे डायरेक्टिंग चैप्टर्स होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं। तो वहां पे भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। तो वहां पे तो नॉर्मली ये स्टेप के बाद लिखा गया है, पता नहीं एनसीईआरटी में ऐसा क्यों किया। तो हमें भी ऐसे ही याद करना है कि एनकोडिंग ऊपर को लिखना है। तो बच्चों जैसे आपको पता ही है कि जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा दिमाग ये लैंग्वेज नहीं समझता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में हम ABCD लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो समझता ही नहीं। कंप्यूटर की अपनी ही लैंग्वेज होती है जिसको बाइनरी लैंग्वेज में कहते हैं, शायद आपको पता भी। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है कि आप कुछ भी टाइप करते हो कंप्यूटर पे, वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सिर्फ 2 ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 0 और 1। तो आप लिखो यहाँ पे कुछ, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU होता है, वो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। और 0 1 में जैसे ही वो कन्वर्ट होएगा, वो अपनी उससे मतलब निकाल लेगा कि आपने लिखा क्या। वैसे ही जो मेरे मन में है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच सकता। मतलब वो आप तक तब पहुंचेगा जब हम उसको ऐसे वर्ड्स में कन्वर्ट करें जो आप और मैं सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे मन में कोई चीज है तो वो आप थोड़ा ना पढ़ लोगे। ऐसा थोड़ा ना, हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति थोड़ी ना कि हम दोनों आमने सामने बैठ जाए और मेरे मन के सारे विचार आप तक पहुंच जाए। ऐसी कोई शक्ति नहीं बनाई, ये कोई इंसान नहीं पढ़ सकता। ये सिर्फ वही 2 लोग पढ़ सकते जो प्यार में होते हैं। वो गाना था ना, वो न्यूयॉर्क मूवी का, शायद आपने देखी भी हो, तूने जो ना कहा वो मैं सुनता था। अरे जब वो कह ही नहीं रही तो सुन क्यों रहा है भाई तू, बस तूने जो ना कहा वो मैं सुनता था। तो ये जो दिल पढ़ने वाली बात होती है, ये एक्चुअली में बस उधर ही हो सकती है, एक्चुअली में नहीं हो सकती। तो हमें, अगर मैं आप तक अपने कुछ विचारों को पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको ऐसे सिंबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको आप देख सको और पढ़ सको। जैसे अगर मैं 2 कंप्यूटर्स की बात करूं, तो कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्रामिंग या टाइपिंग करते हैं, वो हम 0 1 में नहीं करते, क्योंकि वो हम नहीं समझ सकते। हम वो ABCD में ही करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको फिर 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो वैसे ही जो मेरे मन में आइडियाज है, अगर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो पहले मेरा माइंड क्या करेगा, मेरा माइंड उसको ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स में कन्वर्ट करेगा जो आप देख सको और पढ़ सको। समझने को नहीं कहा मैंने, समझने के लिए आप वापस उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, दिमाग अपनी
लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो अभी हम आईज के लिए बात करें और कान के लिए बात करें, क्योंकि दो ही जगहों से इनपुट अंदर जाता है, एक आईज से एक कान से। आईज से हम मैसेज को पढ़ते हैं और कान से मैसेज को सुनते हैं। तो मेरे मन में जो आइडियाज है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स की शेप देनी पड़ेगी जो आप देख सको या पढ़ सको। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। तो एनकोडिंग का मतलब क्या हुआ, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स और वर्ड्स और जेस्चर्स which can be read or seen by the other party, by the second party या by the receiver। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को ऐसे सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जो सेकंड पार्टी समझ सके। ये हो गया हमारा एनकोडिंग। अब जब हमने कन्वर्जन कर दी, अब आप तक मैं अपनी बात, ये मैसेज कैसे पहुंचाऊंगा, उसको हम कहते हैं मीडिया। जैसे अभी हमारी क्लासेस हो रही है ऑनलाइन मोड के थ्रू, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन मीडिया हो गया। अगर हम फोन पे बात, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑडियो मोड फोन के थ्रू। अगर मैं फेस टू फेस क्लास ले रहा हूं तो वो फेस टू फेस हो जाएगा। अगर मैं आपको कुछ लिख के समझा रहा हूं तो वो रिटन मीडिया हो जाएगा। तो मीडिया कुछ भी हो सकता है जिससे मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है। ऑनलाइन भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो भी हो सकता है। कुछ भी वो मीडिया जिससे मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, टेलीफोन, इंटरनेट, स्काइप, ये वो कुछ भी, इस वक्त जैसे हमारा है जूम सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडिया हो गया। अब जैसे मैंने कहा बच्चों, यहां पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी गलती कर रही है। और अगर देखा जाए तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता ये एक्चुअली में गलती है ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सेम चीज आप हायर स्टडीज में भी पढ़ोगे, और हायर स्टडीज में जो ये मतलब जो चीज एनसीईआरटी में है और वो हम बोल रहे हैं ग्रेजुएशन की बुक्स में, तो वहां पे अंतर है। अब एक बात देखिए, एज पर एनसीईआरटी पहले क्या होएगा, पहले आप मैसेज को वापस कन्वर्ट करोगे, अपने उसको डिकोड करोगे, इससे मतलब निकालोगे, फिर रिसीवर तक जाएगा। यहां मेरे हिसाब से गलती है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि पहले क्या होएगा, वो मैसेज रिसीवर तक जाएगा, उसके कान या उसकी आंख उसको पढ़ेगी या उसके कान उसको सुनेंगे, फिर वो दिमाग में जब पहुंचेगा तो दिमाग वापस क्या करेगा, उससे मतलब डिराइव करने की कोशिश करेगा, वही मतलब जो उस बंदे ने, सामने वाले ने सोचा था। तो क्योंकि दिमाग की लैंग्वेज तो अलग होती है, आंखों की और कान की लैंग्वेज अलग है। तो मैंने आपको डायरेक्टिंग पढ़ाना था। अब मेरे मन में है मेरे को आपको क्या पढ़ाना है, लेकिन वो आप नहीं पढ़ सकते मेरा मन। तो मैंने ऐसे वर्ड्स वगैरह, सिंबल्स वगैरह बोल के मैंने डायरेक्टिंग के कुछ एक लेक्चर तैयार किया, मैंने बोला और आपको वो एक रिकॉर्ड करके भेज दिया। अब आपके कान उसको सुन रहे हो और आंख उसको देख रही है। वो देखने के बाद आपके दिमाग तक वो मैसेज पहुंचा, लेकिन अगेन दिमाग के लिए वो मैसेज ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं मायने रखता, उसके लिए एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो अपना मतलब निकालेगा। तो मेरे हिसाब से पहले रिसीवर आना चाहिए, फिर डिकोडिंग आना चाहिए। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा है तो आप ऐसा ही करोगे, बट समझने के लिए मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझिए। रिसीवर कौन हुआ, रिसीवर वो पर्सन हुआ जिसके लिए वो मैसेज बना था, जो उस मैसेज को रिसीव करता है और जो हमारा सेकंड पार्टी है। फिर डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, डिकोडिंग का मतलब हुआ उस मैसेज को, जो हमारा इंक्रिप्टेड मैसेज आया है, उसमें से टू डिराइव मीनिंग, उसमें से मतलब निकालना, उसको समझना कि उसका मतलब क्या है, उस मैसेज को भेजने की क्या जरूरत थी, क्या उसकी रीजन था, क्या उसके पीछे एक मतलब है। तो ये डिकोडिंग हो गया। डिकोडिंग के बाद क्या होता है, रिसीवर कोई ऐसे एक्शन करता है जिससे सेंडर को ये समझ आ जाता है कि हाँ उसको मैसेज मिल गया है, उसने उसको समझ लिया है। तो जैसे अब व्हाट्सएप में एक ब्लू टिक हो जाता है, दैट गिव्स एन आइडिया कि वो मैसेज रीड हो चुका है। कहीं कहीं मैसेजेस में रीड रिसिप्ट्स आ जाती है, ठीक है ना, अलग अलग तरीकों से। मैं आपसे पूछता रहता हूँ, अगर मैं आपको वीडियोस भेजता हूँ तो मैं टाइम टू टाइम आपसे पूछता रहता हूँ, हैव यू सीन द वीडियोस, तो आप रिप्लाई कर देते हैं। तो हर वो जेस्चर जिससे, या कभी हम हाई फाई दिखा देते हैं कि हाँ जी सर बहुत अच्छा था, तो कभी कोई भी वो जेस्चर या वो वर्ड या वो एक्सप्रेशन जिससे सेंडर को ये पता चल जाए कि रिसीवर को मैसेज मिल चुका है, दैट इज फीडबैक, दैट इज फीडबैक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आपने सारा प्रोसेस हमें समझ में आ गया, ये बीच में नॉइस लिखा है और इस नॉइस को आपने किसी से भी ज्वाइन नहीं किया, ऐसा क्यों? तो बेटा नॉइस का मतलब यहाँ पे सिर्फ आवाज से नहीं है, नॉइस का मतलब है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरीके की हिंड्रेंस। वो ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, हिंड्रेंस भी कह सकते हैं, रुकावट, हिंदी में रुकावट भी कह सकते हैं। किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस जो इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, वो नॉइस है। वो मैंने इसलिए इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया क्योंकि ये नॉइस कहीं भी हो सकती है, ये मैसेज में भी हो सकती है, ये एनकोडिंग के टाइम भी हो सकती है, ये मीडिया के टाइम भी हो सकती है, डिकोडिंग के टाइम भी हो सकती है, रिसीवर के टाइम भी हो सकती है, ये फीडबैक के टाइम भी हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मैंने आपको कुछ बात बतानी थी
मेरे को आपको गलत, मैंने मैसेज ही गलत है, मतलब मेरे को एक ऐसी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ जो शायद आपको नहीं बोलनी चाहिए थी मेरे को, तो गलत, ये नॉइस है क्योंकि मैं आपको एक गलत मैसेज दे रहा हूँ। दूसरा, मैंने बोलना कुछ था लेकिन मैंने उसको गलत वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, मैंने ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जिसका मतलब कुछ और निकल रहा है, तो एन्क्रिप्शन गलत हो गई, इनकोडिंग गलत हो गई। फिर मैंने आपको एक लिख के मैसेज दे दिया लेकिन आप तो अनपढ़ हो, तो आपको वो समझ नहीं आया, डोंट टेक इट सीरियसली, मैंने मजाक की बात है कि आप तो अनपढ़ हो, आपको समझ नहीं आया, तो वो आपके पास है ही नहीं उसको पढ़ने के लिए, कोई मीन्स ही नहीं है, तो मैंने मीडिया गलत चूज कर लिया। फिर मैंने मैसेज पहुंचाना आपको था लेकिन पहुंच गया आपके पापा को या मम्मी को, वो भी गलत हो जाते थे। कोई बड़ा कुछ होता है जब दो लोग उसमें होते हैं ना, एक दूसरे के से उनका इश्क लड़ा है तो कहीं मैसेज गलत पहुंच जाता है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, तो रिसीवर गलत हो गया, फिर रिसीवर ने उसमें से मतलब गलत निकाल दिया, तो डीकोडिंग के टाइम पे नॉइस हो गई। फिर ऐसा कोई भी मतलब फीडबैक में उसने नहीं दिया, पढ़ने के बाद भी उसने कोई मैसेज नहीं किया, तो वहां पे नॉइस हो गई। तो नॉइस कहीं पे भी हो सकती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत हो रहा है हमारे साथ, हम जूम पे बात कर रहे हैं, कहीं वीडियो रुक जाता है, कहीं ब्लर हो जाता है, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो उस पर यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग रुक जाती है, कहीं मैं हम बात कर रहे हैं फोन पे डिस्टर्बेंस आ जाती है, आवाज आ जाती है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपना ही मतलब निकाले जा रहे हो, मैं बोल कुछ रहा हूं, आप अपना गलत मतलब निकाले जा रहे हो, आप कुछ भी, मैं आपसे बोल रहा हूं लेकिन आपका दिमाग ये इसमें है कि आज मम्मी ने क्या बनाया खाने में, तो ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू नॉइस। ये सब हमारे कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं, हमारे वार्तालाप को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, इसलिए इनको नॉइस का नाम दिया गया है। तो अभी तक हमने कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखी और उसका प्रोसेस पढ़ा, एक बार फिर से कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद होगी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एंड इसके स्टेप्स क्या हो गए? सेंडर सबसे पहले, उसके पास मैसेज होता है, फिर वो उस मैसेज को एनकोड करता है, फिर उसको एक मीडिया के थ्रू सेंड करता है, फिर वो मैसेज रिसीवर उसको डिकोड करता है और रिसीव करता है। ऐसे याद कर लीजिए एनसीईआरटी के लिए कि उस मैसेज को रिसीवर डिकोड करता है, रिसीव करता है, एंड देन एक फीडबैक भेजता है सेंडर तक कि मुझे आपका मैसेज मिल गया। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी अगर कोई भी तरीके की रुकावट आ जाती है, सिर्फ शोर नहीं, किसी भी तरीके की रुकावट आ जाती है, तो उसको हम नॉइस का नाम देते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को एक बार अपने नोट्स में से रीड करते हैं। तो कम टू पेज नंबर 7.14 पे आ जाइए, कम्युनिकेशन की नीचे पे आ जाइए, कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एलिमेंट्स आर सेंडर, ये बच्चों जहां पे ये एलिमेंट्स लिखा है इसको वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, सॉरी फॉर 1 मार्क्स लिखिए, फॉर एमसीक्यूज लिखिए, हर पॉइंट के एमसीक्यूज बन सकते हैं। Sender means a person who conveys his thoughts or ideas to the receiver. He represents the source of communication. Underline करिए, source of communication. Message, it is a content of ideas, feelings, suggestions, etc. intended to be communicated, जो हमें communicate करना है। उसके बाद encoding, it is a process of converting the message into symbols such as words, pictures, gestures, etc. Very important, mark करिए इस element को। Media, it is a path through which encoded message is transmitted to the receiver. It can be written, oral, face-to-face, internet, etc. Decoding, it is the process of converting the encoded symbols of the sender. Receiver, the person who receives the communication of the sender. Feedback, इसको important mark करिए. It includes all those actions of a receiver indicating that he has received and understood the message. नॉइस को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये अलग से बहुत बार पूछा गया है। नॉइस मींस एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस टू द कम्युनिकेशन। दीज हिंड्रेंस कैन बी कॉज टू सेंडर, टू मैसेज और रिसीवर। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉइस आर एम्बिगुअस सिंबल्स दैट लीड टू फॉल्टी एन्कोडिंग। इसका एम्बिगुअस का मतलब देखिए, कंफ्यूजिंग सिंबल्स, मतलब मैंने अपने मैसेज को, अब तक मैं आपसे प्यार करता हूँ, और जैसे वो एक बड़ा उसमें मीम्स भी बनते हैं, वो कौन सा एक पॉलिटिशियन है, वो थरूर, शशि थरूर, जिसकी इंग्लिश कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है, तो मैं आपको सिंपल से ये बोलने के लिए आई लव यू, मैं बोलूंगा माय हार्ट हैज जस्ट गॉन डाउन इन द लेन्स ऑफ दिस एंड दैट एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ टू ब्लो माय हाउंड इन एंड कुछ भी बोलता होगा, ऐसा पता नहीं क्या बोल दूंगा, सिंपल से बात बोलने के लिए कि भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे इश्क लगाना चाहता हूँ। तो वो मैसेज में अगर आपको पूछा हुआ, आपको समझ नहीं आएगी वो बात, तो ऐसी कुछ इतने मुश्किल वर्ड्स वगैरह जोड़ देना जो सामने वाले को समझ ही नहीं आए, दैट इज ambiguous symbols that lead to faulty encoding. A poor telephone connection, an inattentive receiver, वो तो मतलब आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे हो, तो वो फॉल्टी डिकोडिंग, गलत मतलब लगा दिया, जिसको कहते हैं ना कि आप तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्रेजुडाइज, ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। जैसे प्रेजुडाइज का मतलब क्या हुआ? बायसनेस। आपको लगता है कि राहुल सर तो मेरे बारे में बुरा ही बोलेंगे, अब मैं आपके भले के लिए कुछ बोल रहा हूं तो तब भी आपको लगेगा ये तो मेरे बारे में गलत ही बोल रहा है। तो प्रेजुडाइज मतलब बायसनेस। एंड जेस्चर्स एंड पोस्चर्स दैट मे डिस्टॉर्ट द मैसेज, तो मतलब बात हो रही है और गंदे गंदे इशारे करना बीच में, जिससे कि कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है वो अपनी ट्रू मीनिंग को कहीं ना कहीं लूज कर दे।
तो ये हमारा अभी तक हमने 2 टॉपिक किए। अभी तक हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखी, हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा। अब हम करने जा रहे हैं इसी में कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरीके की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर फॉर्मल में टाइप्स और इनफॉर्मल में टाइप्स। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है इस पूरे को रिवाइंड करिए, वीडियो को एक बार अच्छे से फिर से सुन के इसको बाय हार्ट कर लीजिए, फिर ये आगे बढ़िएगा। ओके बच्चों, तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अभी हमने समझा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसका हमने प्रोसेस भी समझ लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए फॉर केस स्टडीज। इसके ऊपर बहुत केस स्टडीज आती है, तो उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए फॉर केस स्टडीज। अब एक चीज आप लोगों के साथ अच्छी भी हुई है, लेकिन वही चीज आपके साथ गलत भी हुई है। आपको शायद पता हो कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमारा एक टॉपिक होता था जिसका नाम होता था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो टॉपिक है आपके कोर्स में, लेकिन सिर्फ आपके बैच के लिए वो डिलीट हो चुका है इस साल। अब वो टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग से इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन डायरेक्टिंग में उस टॉपिक का एक्सटेंशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहने दिया। तो अच्छा तो ये हुआ कि कोर्स कम हो गया, लेकिन गलत ये हुआ कि एक टॉपिक जो कनेक्टेड है उसका आधा पार्ट डिलीट कर दिया, आधा रहने दिया, और आधा कौन सा डिलीट कर दिया, पहले वाला डिलीट कर दिया। तो ये तो थोड़ा समझने में दिक्कत आनी चाहिए ना, आ सकती है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आता कि किस तरीके की पॉलिसीज ये बनाते हैं बोर्ड वाले या सीबीएसई वाले, बट हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ते हैं। बट क्योंकि आप तो राहुल सर से पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक को समझने में। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। 2 तरीके की कम्युनिकेशन कौन सी हुई, एक होगी फॉर्मल और एक होगी इनफॉर्मल। अब बात करते हैं पहले फॉर्मल की। तो जैसे नाम से समझ आ रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस following the official chain of command. Mark my words, formal communication is the communication that takes place following the ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। तो हम लोगों ने ये पढ़ा भी था स्केलर चेन टॉपिक में इन द चैप्टर प्रिंसिपल्स, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्केलर चेन होनी चाहिए और सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू होनी चाहिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ काम से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है, बेकार के नहीं, काम से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और वो कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस फॉलोइंग द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर सकता है, 2 सुपीरियर्स आपस में बात कर सकते हैं, 2 सबऑर्डिनेट्स आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ काम की बातें, ये बेकार की बातें नहीं करनी है। तो वो हो गई हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड, जब 2 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम से हटकर बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट कैंटीन में बैठे और बात कर रहे हैं अपने बच्चों के स्कूल के एडमिशन के बारे में, या अपने घर के झगड़ों के बारे में, या अपने पत्नियों के बारे में, कोई भी बातें, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं तो वहां पे काम से रिलेटेड कोई बात नहीं होती, वहां पे ऐसी पर्सनल बातें होती है। जैसे आप दोस्त लोग बैठ के बात करें कि राहुल सर ये है, वो है, ये है, वो है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगी, ऐसी कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस फॉलोइंग द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। और ये अगेन 2 तरीके की हो सकती है, ये हो सकती है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, ये हो सकती है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो एक एक करके दोनों कम्युनिकेशन को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो बच्चों जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ ऐसी कम्युनिकेशन जो 2 ऐसे लोगों के बीच में हो रही है जिनकी मैनेजमेंट हियरार्की में पोजीशन अलग अलग है। वो एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में हो सकती है, वो एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच में हो सकती है, वो एक सबऑर्डिनेट के बीच में हो सकती है, बट अलग अलग लेवल्स के। तो वो ऐसे 2 लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है जिनकी रैंकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अलग है, एक ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की में अलग है, वो होती है हमारी वर्टिकल कम्युनिकेशन। और ऐसी कम्युनिकेशन जो 2 ऐसे लोगों के बीच में हो रही है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो हियरार्की है, जो पोजीशन है वो सेम है, वो 2 सुपीरियर्स हो सकते हैं, वो 2 सबऑर्डिनेट
सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, 2 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो सकते हैं, 2 फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं। ऐसे 2 लोग जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी रैंकिंग है वो सेम है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं या उसको हम लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर हम सबकी बात करें तो वर्टिकल में अगेन वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 तरीके की हो सकती है। अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, अगर सुपीरियर सेंडर है और सबॉर्डिनेट रिसीवर है, तो वो हो जाएगी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे आ रही है। और अगर सबॉर्डिनेट सेंडर है और सुपीरियर हमारा रिसीवर है, तो वो हो जाएगी अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन सेंडर से ऊपर जा सबॉर्डिनेट से ऊपर जा रही है, तो ये हो गई हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो एक एक अगर हम एग्जांपल्स देखें तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है कि आपका सुपीरियर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, इज पासिंग सम नोटिस ऑर्डर टू यू, आपने कोई काम सबमिट किया, आपका सुपीरियर उस पर अपना फीडबैक दे रहा है, तो ये तो हो गई हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं एग्जांपल कि आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट किया फॉर सम लीव, आपको कोई लीव चाहिए, उसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट किया, या आपको कोई एडवांस चाहिए कंपनी से, उसके लिए आपने एक रिक्वेस्ट दी है, या आपने अपना कोई सजेशन दिया है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर कंपनी के, तो आप ये किस चीज के एग्जांपल्स हो जाएगी, ये हो जाएगी अपवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या हुई बच्चों? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुई ऐसे 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो सेम लेवल पे है। तो जैसे बात करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, ये 2 लोग हैं, एक ही लेवल पे काम करते हैं, मिडिल लेवल पे। मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बता रहा है कि ये जो ऑर्डर अब आप बना रहे हो, इसमें स्पेशल तरीके की पैकेजिंग चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि इसमें स्पेशल तरीके की पैकेजिंग करनी है, तो वो आप इस ऑर्डर में करोगे। तो 2 सेम लेवल के बंदे बात कर रहे हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से पूछ रहा है कि कब तक ये ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा, हमारी डेडलाइन ये है वो है। तो ये जो है 2 लोग आपस में जब बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फाइनेंस मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं कि आपकी कितनी कॉस्ट आती है एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को बनाने में, तो ये क्या हो गया? हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो जाती है 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में। इंटरपर्सनल या इंटर डिपार्टमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल जो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उनको अवॉइड करने में ये कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने से पहले आइए इतना रीड करते हैं अपने नोट्स में से, फिर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम टू पेज नंबर 7.15। आइए कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे आइए। कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो बेटा इसकी ना पहली बुलेट को बॉक्स में डाल लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, गलती से रह गया वो। Formal communication refers to official communication which takes place following the chain of command. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये डेफिनेशन है। It refers to official communication which takes place following the chain of command. This communication may take place between a superior or subordinate or a superior or amongst the same cadre people. Cadre का मतलब होता है same rank, same position. तो कम्युनिकेशन ये ओरल भी हो सकती है, सिर्फ बोल के भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन जनरली इसको लिखित में किया जाता है क्योंकि ये रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्ड में ली जाती है सारी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की पूरी हायरार्की के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो आइए क्लासिफिकेशन देखते हैं, यही चीज यहाँ बनी हुई है। तो सबसे पहले आइए वर्टिकल कम्युनिकेशन पे चलते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स थ्रू द फॉर्मल चैनल्स। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। For example, sending notice to the employees, ordering subordinates to complete job, passing of some guidelines framed by management, etc. अगर हम upward की बात करें तो it flows from a subordinate to a superior. For example, application for grant of leave, submission of some report, request for grants, etc. Horizontal या lateral communication की बात करते हैं तो flow of communication between persons holding positions at the same level of organization is known as horizontal communication. Underline करिए, highlight करिए। Exchange of information between 2 departmental heads or 2 or more managers of equal ranks are examples of horizontal communication. This type of communication usually becomes very important to coordinate different activities and to resolve interrelated problems of 2 or more departments. For example, a production manager may contact the marketing manager to discuss about the schedule of product delivery, कब तक deliver हो जाएगा, designing, quality, etc. तो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार इस वीडियो को पॉज करके पहले इसको रिवाइंड करके 8-9 मिनट की बात हुई, हमने अभी बात की है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे चलते हैं। ओके बच्चों, आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जैसा भी हमने बात की कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है दैट फॉलोज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो वहीं पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। तो कोई भी इंसान जब किसी से बात करता है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में भी हो सकती है, ये सुपीरियर सुपीरियर के बीच में भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट के बीच में भी हो सकती है। कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो काम से हटके हो रही हो किसी भी लोगों के, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैंटीन में बैठे हुए सुपीरियर सबऑर्डिनेट चिट चैट कर रहे अबाउट प्रणब मुखर्जीज डेथ या कोई भी ऐसी बात जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है, कोविड की बात कर रहे हैं, कुछ भी, दैट बिकम्स योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अपने पर्सनल बातें करें, अपने पर्सनल प्रॉब्लम से अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को शेयर करें, दैट बिकम्स योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये बोलना कि सर क्या ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के हित में है या नहीं है, तो बेसिकली बेटा इस मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकती। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो काम से रिलेटेड है, तो हर इंसान को अपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की नीड्स भी होती है। अगर आप याद करो नीड यार की थ्योरी, तो उसमें थर्ड नीड कौन सी थी? थर्ड नीड यही तो थी जहां पे फ्रेंड्स वगैरह हो, हम उनसे बातें शेयर कर सके। तो ये जो कम्युनिकेशन है, दिस कम्युनिकेशन अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। उसकी नीड होती है लोगों से अपने दुख और दर्द को शेयर करने की, तो वहां से ये कम्युनिकेशन जो है हमारी अराइज होती है। ठीक है, अब इसका एक पर्टिकुलर एक पाथवे होता है, उस पाथवे का नाम होता है, और उस पाथवे का नाम होता है जिससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जाती है, जिसका जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको कहा जाता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, डब्ल्यू नहीं वी, वी वाइन, वी वाला वाइन। इसका नाम ग्रेप वाइन क्यों पड़ा, तो उसकी बात करते हैं। अगर आपको पता हो, जहां ये अंगूर ग्रेप्स उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है विनयार्ड्स। जहां पे ग्रेप्स उगते हैं वहां से फिर ये वाइन्स बनती है, तो उसको विनयार्ड्स कहा जाता है। और अगर आपने कभी देखा हो विनयार्ड्स, तो आपको देखोगे कि ग्रेप्स एक क्रीपर की तरह जो है वो ग्रो करते हैं। और क्रीपर्स क्या होती है? जैसे बेलें होती है, वो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एंटैंगल होती है, एक के अंदर पता नहीं, मतलब ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि वो शुरू कहां से हुई है और वो कहां तक जाके खत्म होएगी। कौन जो आपके पैरों में बेल आ रही है वो कहां से शुरू हो रही है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर क्या होती है? एंटैंगल्स ही होती है। उनका सोर्स एंड डेस्टिनेशन पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स की तरह स्प्रेड होती है, और र्यूमर्स का जो सोर्स है वो पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी अपने ऊपर नहीं लेता कि ये बात उसने फैलाई है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए इनको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही का जो नेटवर्क होता है उसको नाम दिया गया है ग्रेप वाइन का। अब ये कहना कि सर ये तो फिर गलत ही हुआ ना, र्यूमर्स तो हमेशा गलत ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये गलत है। ग्रेप वाइन के जो है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की दो एडवांटेजेस भी होती है कुछ, अगर हम इसको सही से यूज करें एक मैनेजर, तो इसके एडवांटेजेस भी कभी फायदा उठा सकता है, और हाँ इसके नुकसान तो होते ही है। तो पहले बात करते हैं इसके फायदों की। तो एक बात देखिए, मान लीजिए मुझे एक क्लास कैंसिल करनी है आपकी, और अब बज गए 2 और 3 साढ़े 3 बजे हमारी क्लास है, और मेरे को पता है मैं कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया कि अगर मैं सबको फोन कराने लगा तो हो सकता है सब तक फोन ही ना पहुंचे। मतलब ऑफिशियली अगर मैं मैम को बोलूँ कि फॉर्मली सबको कॉल करो तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए। मैसेजेस में भी होता है बच्चे रीड नहीं करते, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा लेट्स मेक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मैंने सोचा ये क्लास का सबसे चुगलीखोर बच्चा कौन है, उसको मैंने कॉल किया। उसको मैंने बोला यार आई हैव गॉट दिस इमरजेंसी, मुझे जाना पड़ रहा है, तो यार थोड़ा सा आप मतलब कैसे क्या करूं, मैं वैसे तो सबको फोन कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा आप देखना, अगर हो सके तो आप बताना। विद इन 2 मिनट्स ये न्यूज सब तक पहुंच जाएगी, वो चुगलीखोर सबको पहुंचा देगा। तो हुआ क्या, मैंने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज करके, मैंने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ग्रेप वाइन नेटवर्क को यूज करके अपना काम निकलवा दिया। तो अगर मैनेजर थोड़ा सा सोच के चले तो वो इसके फायदे भी उठा सकते हैं। तो पहला तो फायदा ये हो गया, और दूसरा फायदा ये होता है कि जेन्युइन फीडबैक जो होता है अपने आपके एम्प्लॉइज का, वो कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं मिल सकता है। वो अगर आपको लेना है जेन्युइन फीडबैक, तो आप सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ही ले सकते हैं। आई गिव एन एग्जांपल, आपकी मैम एक क्लास ले रही है स्कूल में, और वो आपसे फॉर्मली क्लास में पूछ रही है, चलो आई वांट फीडबैक फ्रॉम यू रिगार्डिंग माय स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो एक बच्चे को खड़ा किया, आप बताओ, तो मैम यू आर द बेस्ट, मैम यू आर द बेस्ट, ऐसे सबको खड़ा किया, सबका एक पेट आंसर, मैम यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। वो बोल रही है कि नहीं बेटा बताओ मेरे को क्या है, कुछ कमी है तो मैं बताऊँ। मैम कमी आप में कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबको क्या पता है कि 20 नंबर BST के मार्क्स जो है हमारे प्रोजेक्ट के मैम के पास है, और अगर हमने इनको सबके सामने कुछ भी बोल दिया तो वो अपने ईगो पे ले जाएगी और हमारे नंबर शायद काट ले। अब ये तो हो गया, मैम को भी तो पता है ना कि मैम सबका एक आंसर आ रहा है, तो ये तो मतलब पेट आंसर चल रहा है, ये दिस इज नॉट द जेन्युइन फीडबैक। अब मैम तो जेन्युइन फीडबैक चाहती है, तो मैम ने क्या किया, एक बच्चे को क्लास के बाद रोका, स्टे बैक के लिए कुछ भी बोला कि बेटा एक बार आप रुको।
फिर उससे बातें की और बताओ क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ, घर पे कौन कौन है, मतलब थोड़ी सी पर्सनल, थोड़ा सा एक ऐसा स्पेस दिया जहाँ पे यू कैन ओपन अप। तो और पूछा, आप पता चला कि आप मैम को पता है कि आपकी बंदी बंदी है या जो भी है उसके बारे में बात की, और थोड़ा बहुत मतलब आपको इस जोन में लिया है कि अब आप थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली होकर बात कर सकते हैं। तो सारी बातें जब हुई उसके बाद मैम ने अपना क्वेश्चन पूछा, वैसे एक बात बताओ यार, मतलब मेरे को पता है आप तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हो, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसा सोचते हैं? अब आपने असलियत बताई, मैम वो ये सोचते हैं आपके बारे में, मैं क्या बताऊँ आपको। अब आपने अपना बोलना शुरू किया और मैम को समझ में आ गया ये जेन्युइन फीडबैक मिल रहा है। अब देखो तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक मैनेजर को अगर जेन्युइन फीडबैक चाहिए एम्प्लॉइज का रिगार्डिंग हिज पॉलिसीज, तो वो इनफॉर्मल में ही मिल सकता है। अब देखते हैं, ये तो दो फायदे हो गए, एडवांटेजेस हो गई। इसके डीमेरिट्स क्या है, इस ग्रेपवाइन नेटवर्क के लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहले तो जैसे आपने बोला र्यूमर स्प्रेड कर देते हैं, ये गलत, मतलब इससे क्या होता है, र्यूमर स्प्रेड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो खराब हो जाता है। दैट इज मतलब एक इस तरीके का एनवायरमेंट बना देते हैं दैट इज नॉट सूटेबल फॉर द वर्किंग, दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत जल्दी फैलती है, आग की तरह फैलती है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसको रोक पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए एक बार इसको रीड करते हैं नोट्स में, और इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। आइए, तो कम टू पेज नंबर 7.17। मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स व्हिच आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, अंडरलाइन करिए नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, is known as informal communication that takes place without following the formal lines of communication is said to be informal communication। आपको दोनों ही डेफिनेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए, ये उल्टी भी आ जाती है एमसीक्यूज में और वैसे भी लिखने को आ सकती है। It consists of exchange of ideas and information resulting from social interaction, etc. It arises out of the needs of the employees. Underline करिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, which communication arises out of the needs of the employees, the informal organization, mark करिए, वन मार्क के लिए, to exchange the ideas which cannot be done through formal channels. For example, workers chit-chatting in the canteen about the behavior of their superior, discussing about rumors that some employees are likely to be transferred, about their children's education, etc. Grapevine को very important mark करिए, the network or the pathway of informal communication is known as grapevine because the origin and the direction of flow of informally conveyed messages cannot be easily traced। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, यहाँ पे अगेन वन मार्क का क्वेश्चन बनता है, why is informal communication network known as grapevine? तो the network or pathway of informal communication is known as grapevine because the origin and the direction of flow of informally conveyed messages cannot be easily traced। In other words, informal communication spreads throughout the organization with the branches going on in all the directions without following the chain of command। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन ये है इसकी कि ग्रेपवाइन spreads rapidly and sometimes gets distorted, मतलब भटक जाती है, गलत इंफॉर्मेशन फैला देती है, and it is very difficult to detect the source of grapevine। It also leads to generation of rumors which people's behavior is affected by such rumors। लेकिन sometimes grapevine channels may also be helpful as they carry information rapidly and therefore may be useful to the managers। At times informal channels are used by the managers to transmit information and to know the reaction of the subordinates, तो subordinates के reaction निकालने के लिए, true जो genuine feedback है वो निकालने के लिए और information transmit करने के लिए। An intelligent manager should make use of positive aspects of informal channels and minimize the negative aspects of this channel of communication। तो अगर एक अच्छा मैनेजर है, एक बहुत अच्छा लीडर है, तो उसके अंदर ये स्किल्स होगी, एक अच्छा कम्युनिकेटर है कि वो इसके फायदों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और इसके जो नुकसान है उनको कम करे। अब बच्चे हम क्या करेंगे, अब हमारा एक टॉपिक बचा है कम्युनिकेशन में से, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा रिवाइंड करके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को एक बार अच्छे से सुन लीजिए, फिर हम डिफरेंसेस को करके इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके बच्चों, आइए अपने लास्ट टॉपिक पे इस मतलब कम्युनिकेशन के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखी, प्रोसेस देखा, फिर हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पढ़ लिया। तो अब अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंसेस को। तो जैसे हमने हमेशा किया है, मैंने आपके सामने बेसिस यहाँ पे लिख दिए हैं, तो एक बार बेसिस को डिस्कस करते हैं, फिर उसको स्लैंग से याद करेगा, उसके बाद उसको रीड करेंगे। तो सबसे पहला बेसिस है हमारा, अभी आप नोट्स मत खोलिए, अभी आप सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला हमारा बेसिस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो आप मुझे बताइए फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू सेटिस्फाई योर पर्सनल एंड सोशल नीड्स, जो हमारी है उनको नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं।
चैनल की अगर हम बात करें तो चैनल जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो लिख के भी हो सकती है और बोल के भी हो सकती है, लेकिन जनरली वो लिख के होती है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो बोल के ही, वो ओरली होती है, क्योंकि आप र्यूमर किसी को लिख के नहीं दोगे अपने, आप अपने मतलब अपनी इतनी ऊपर इतनी बड़ी चीज अपने ऊपर नहीं लोगे कि आप र्यूमर लिख के दो जिससे आप फंसी जाओ। रिलायबिलिटी की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत रिलायबल होती है क्योंकि इसमें र्यूमर्स नहीं होते। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिलायबल कम होती है, इनफैक्ट होती ही नहीं है क्योंकि इसमें र्यूमर्स हो सकते हैं। स्पीड की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रही है इसलिए स्लो होती है, और जहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात है वो फास्ट होती है क्योंकि वहां पे कोई ऑफिशियल लाइंस ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करना होता है। अगर हम नेचर की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्लान्ड होती है और सिस्टमैटिक होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनसिस्टमैटिक होती है और बिल्कुल ही एडहॉक होती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग्स मेंबर्स की बात करें तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि किन लोगों के बीच में होती है, उनके बीच में क्या रिश्ता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, द रिलेशनशिप जो होती है इट अराइजेस बिटवीन the superior subordinate relationship, it arises due to the superior subordinate relationship in the organization। और जहां पे हम informal organization की बात करते हैं तो it arises because of the relationship, that communication arises because of the interpersonal contact। एक superior subordinate के साथ बड़ा अच्छा उसका रिलेशन है तो वो बात कर रहा है उसके साथ बैठ के, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन जहां पे होती है तो वो एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, ऑफिशियल सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के वजह से होती है। और अगर मैसेज की बात करें तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक बड़ा प्लान्ड मैसेज होता है, वो बड़ा एक सोच समझ के वेल क्राफ्टेड मैसेज होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो अनप्लान्ड मैसेज होता है और ये बिल्कुल ही एडहॉक मैसेज होता है। तो आइए जल्दी से पहले हम इसके एक बार हेडिंग्स देख लेते हैं, आप हंसेगा कोई नहीं तो देख लीजिए, मैंने इसका एक स्लैंग बनाया है, आर चार्मिंग राहुल सर इज नाइस एंड मल्टी टैलेंटेड मैन। अब प्लीज आप हंसेंगे नहीं। तो ओ से क्या है, ओ से हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, सी से क्या हो गया चैनल, आर से क्या हो गया रिलायबिलिटी, एस से क्या हो गया स्पीड, एन से क्या हो गया नेचर, एम से म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग्स मेंबर्स, एंड एम से ही क्या हो गया मैसेज हो गया। तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके सारे बेसिक्स को ऐसे बाय हार्ट याद कर जाइए जल्दी से, और उसके बाद ही आगे बढ़ाइए। होपिंग कि आपने याद कर लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं, बस को रीड करते हैं जल्दी से। आइए तो चैनल की बात करें तो फॉर्मल को पहले स्लैंग लिख लीजिए इसके यहाँ पे, ये आपके सामने है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। आर चार्मिंग राहुल सर इज नाइस एंड मल्टी टैलेंटेड मैन, देख लीजिए क्या कैपिटल में और क्या शॉर्ट में। ओके, चैनल की बात करें तो फॉर्मल का रिटर्न होता है, इनफॉर्मल का ओरल होता है। म्यूचुअल कम्युनिकेशन की बात करें, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करें तो फॉर्मल की बेस्ड ऑन फॉर्मल सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और जो इनफॉर्मल है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स। नेचर की बात करें तो फॉर्मल सिस्टमैटिक होता है, इनफॉर्मल अनसिस्टमैटिक होता है। स्पीड की बात करें तो फॉर्मल स्लो है, ये फास्ट है। मैसेज की बात करें तो ऑफिशियल एंड वेल प्लान्ड मैसेज है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस, और इनफॉर्मल के अनऑफिशियल एंड अनप्लान्ड मैसेज है। और रिलायबिलिटी की बात करें तो वेरी रिलायबल है, यहाँ पे अनरिलायबल है। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टू अचीव द पर्सनल नीड्स ऑफ द एंड द इंटरेस्ट। बेटा यहाँ पे एक बात, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैंने वन वर्ड में लिखा है, बट आप वन वर्ड में आंसर्स नहीं लिख के आओगे, डिफरेंसेस आप पूरा लिखोगे कि द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली, या फिर द नेचर ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली। ये वन वर्ड में नहीं लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे। तो बच्चों ये हमारे थे 7 डिफरेंसेस और हमने इसको स्लैंग से देख लिया। लेकिन इसके अलावा 2 डिफरेंसेस और है जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखवाया, लेकिन वो आ जाते हैं। तो आप इसके 2 बेसिस और लिख लीजिए, कहीं पे नीचे को लिख लीजिए बेसिस। एक और बेसिस तो मीनिंग बन सकता है, तो मीनिंग लिख के बेसिस के आगे उसके आगे लिख लीजिए राइट डेफिनेशन। तो दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे हम। जो दूसरा है वो लिखिए, उसके नीचे नेक्स्ट लिखिए। तो 8 बेसिस तो हो गया मीनिंग, 9th बेसिस लिखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फिर से बोल रहा हूं, 8 बेसिस तो हो गया मीनिंग, उसके आगे आप डेफिनेशन लिख दोगे दोनों की। 9th लिखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करती है, वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फ्लो कर सकती है फॉलोइंग द ऑफिशियल चेन्स ऑफ कमांड। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसी होती है, विदाउट फॉलोइंग द चेन्स ऑफ कमांड। मैं लिखवा रहा हूं आपको, वो जल्दी से लिखिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के डायरेक्शन ऑफ फ्लो के आगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन के आगे लिखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। Formal communication flows vertically or horizontally in the organization following the official lines of command. Formal communication flows vertically or horizontally in the organization following the official chains of command. फिर से, formal communication flows vertically or horizontally in the organization following the official chains of command. और informal communication के आगे लिखिए, informal communication spreads throughout the organization. Informal communication spreads throughout the organization
with its branches going out in all directions, with its branches going out in all directions without following the chain of command, without following the chain of command। फिर से बोलता हूं, informal communication spreads throughout the organization with its branches going out in all directions without following the official chain of command। बच्चों इसके साथ ही हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक खत्म हो चुका है। आपके बुक में नोट्स में बैरियर्स ऑफ टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ दैट इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स फॉर योर बैच, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके साथ एक और टॉपिक था, वो भी अब कर चुका है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो जो स्लैंग है उसमें यही 7 पॉइंट्स मैंने कवर किए, जो 2 पॉइंट्स मैंने अलग से लिखवाया वो मैंने कवर नहीं किए क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसके साथ हमारा ये एलिमेंट खत्म होता है और हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को रिवाइंड करके सारा कम्युनिकेशन टॉपिक एक बार अच्छे से कर लीजिए। अब हमारा जो डायरेक्टिंग चैप्टर है उसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे सेफ एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।